आप सभी का न्यूज 18 प्राइम में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। वक्फ कानून और मुगल आक्रांताओं पर छिड़े घमासान के बाद सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। बीजेपी के नेता संगीत सोम ने जहां रामगोपाल यादव और समाजवादी पार्टी के नेताओं को धमकी दी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी संगीत सोम को चैलेंज दे दिया है। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी आज आगरा पहुंचे और रामजीलाल सुमन के घर जाकर उनके ऊपर हुए हमले को लेकर चिंता प्रकट की है। ये खास रिपोर्ट देखिए। रामगोपाल यादव तो करके देखे, इस सनातनियों ने ठान लिया, वो आंदोलन करके देखे, दौड़ा दौड़ा के पीटा जाएगा उन आंदोलनकारियों। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। वक्फ कानून और औरंगजेब विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। संगीत सोम ने कहा कि रामगोपाल यादव समेत सभी सपाइयों को सड़कों पर पीटा जाएगा। समाजवादी पार्टी के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। किस बात का सड़कों का आंदोलन करेंगे रामगोपाल यादव? तो करके देखे, इस सनातनियों ने ठान लिया, वो आंदोलन करके देखे, दौड़ा दौड़ा के पीटा जाएगा उन आंदोलनकारियों को। सपा पार्टी के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उनके अंदर औरंगजेब जैसे आक्रांताओं की आत्मा प्रवेश कर चुकी है। संगीत सोम के बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने पलटवार किया है और संगीत सोम को ही चैलेंज दे दिया है। तो ये पिटे हुए नेता है, ये पास्ट है। अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी आज और कल है। 14 तारीख को पूरे प्रदेश में बाबा साहब के स्वाभिमान में पूरे प्रदेश में मीटिंग होगी, आके दिखा दें। रामपुर से लोकसभा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी आगरा पहुंचे और राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के घर गए और उनके घर पर हुए हमले पर चिंता जताई। उनके घर पर जिस तरह से गैर अखलाकी, गैर इंसानी और जो भारत की तहजीब है, जो भारत का कल्चर है, उसके खिलाफ जो बात पेश आई है, इस हरकत ने देश का सर शर्म से झुका दिया। वक्फ कानून और मुगल कालीन इतिहास पर छिड़ा सियासी संग्राम जल्द खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं प्रयागराज में सालार मसूद गाजी मियां की दरगाह पर हिंदू संगठन के जरिए किए गए हंगामे के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। महाराजा सुहेल देव सम्मान सुरक्षा मंच से जुड़े इन कार्यकर्ताओं ने गाजी मियां की दरगाह पर हंगामा किया था। वहीं पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव ने भी तंज कसा और कहा कि आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि उन्हें सियासी संरक्षण मिला हुआ है। यह खास रिपोर्ट देखिए। रविवार को रामनवमी पर विदेशी आक्रांता सलार मसूद गाजी का नाम एक बार फिर चर्चा में आ गया। तीर्थ नगरी प्रयागराज में सलार मसूद गाजी की दरगाह पर कुछ युवाओं ने भगवा झंडा लहराया। इसका वीडियो वायरल होते ही प्रशासन हरकत में आया है। पुलिस आरोपियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है। अखिलेश यादव ने इस पर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा, जिन लोगों ने ये काम किया है उन पर कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि ऐसे लोगों को इम्यूनिटी मिली हुई है। सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल, जहां कॉन्स्टिट्यूशन हो, जहां कानून हो, जहां शपथ ली गई हो, वहां पर कोई झंडा लेकर के इस तरह का व्यवहार कर ले। प्रयागराज में मामला बहरिया के सिकंदरा स्थित सैयद सलात मसूद गाजी की दरगाह का है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं अलीगढ़ पहुंचे देवकीनंदन ठाकुर ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मंदिर बनाने की मांग की है। देवकीनंदन ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के सामने एएमयू में मंदिर बनवाने की मांग की, जिसे उन्होंने मान भी लिया। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि एसपी अपने सिद्धांतों से डिरेल हो चुकी है और 2027 में यूपी में फिर कमल खिलेगा और समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। रिपोर्ट देखिए। अलीगढ़ पहुंचे कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मंदिर बनाने की मांग दोहराई। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा, जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर में 4 मस्जिद हो सकती है तो मंदिर भी होना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 4 से 5 मस्जिद है और अभी यहाँ के कुछ हिंदू बच्चों ने ये कहा है
कि यहाँ पर अगर इतनी मस्जिद है तो एक मंदिर भी उस यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। अलीगढ़ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो देवकीनंदन ठाकुर की मांग को स्वीकार करते हैं। साथ ही वक्फ कानून पर बोले कि विपक्ष मुसलमानों को भड़का रहा है। वक्फ संशोधन कानून को यूपी में सख्ती से लागू करवाया जाएगा। कानून बन गया, माननीय राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो गए हैं और जो संसद ने पास किया उसको 100% लागू। डिप्टी सीएम बोले कि 2027 में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होगी, 2029 में कांग्रेस मुक्त भारत होगा। वक्फ कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन राजनीति है, जिसका जवाब दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद अब कानून बन गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने इस बिल को मंजूरी दी, लेकिन बिल को लेकर अब धमकाने, डराने और भटकाने वाला खेल चल रहा है। साथ ही एक सवाल भी खड़ा हो गया कि क्या वक्फ संशोधन बिल ने मुस्लिम वोटों में बंटवारा कर दिया है। यह रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नए वक्फ कानून पर जबरदस्त बवाल देखने को मिला। विधानसभा के अंदर नए कानून की कॉपियां तक फाड़ी गईं। सत्ताधारी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चर्चा की मांग की और इसके लिए स्थगन प्रस्ताव दिया गया, जिसे स्पीकर ने खारिज कर दिया। वहीं बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद देखते ही देखते जम्मू कश्मीर विधानसभा अखाड़े में तब्दील हो गई। बवाल इतना बढ़ा कि सदन के अंदर नए कानून की कॉपियां तक फाड़ दी गईं। आलम यह था कि विधानसभा में काले कपड़े तक लहरा दिए गए और आखिर में हाथापाई तक की नौबत आ गई, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ गया। हमने अंडर रूल 56 ऑफ द बिजनेस रूल हमने एडजर्नमेंट मोशन लाई थी, जिसमें बहुत सारे मेंबर्स थे, वो इसके सिग्नेटरी थे। अब ऐसा नहीं है, ये कस्टोडियन है हाउस के। अगर चाहे ऐसा प्रेसिडेंट रहा है जहां एनआरसी हो, जीएसटी हो, फार्म्स लॉ है, चाहे वो तमिलनाडु असेंबली हो, पंजाब असेंबली हो, हरियाणा असेंबली हो, वेस्ट बंगाल असेंबली हो, उसमें डिस्कशन हुए हैं जबकि बिल पार्लियामेंट में पास हुए। वी आर नॉट चैलेंजिंग द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, बट व्हाट वी आर सेइंग इज टू एक्सप्रेस आवर सेंटिमेंट। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल गतिविधि करने में बहुत माहिर है, बड़ी फेमस है। आपने देखा होगा सरकार बनने के बाद ही तुरंत इन्होंने एक बिल लाने की कोशिश की 370 को रेस्टोरेशन के लिए। जिस 370 को पार्लियामेंट ने धराशायी किया, जिस 370 को कोर्ट ने सेटल किया, उसी प्रकार से देश के सर्वोच्च स्थान संसद ने जिस वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास किया, राष्ट्रपति महोदया ने इसको अप्रूव कर लिया और ऐसा सुनने में आ रहा है कोई कोर्ट भी चला गया, सब जुडिस भी है। बवाल में राशिद इंजीनियर की पार्टी और महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी भी कूद पड़ी। पीडीपी ने वक्फ संशोधन कानून का विरोध तो किया ही, साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी कटघरे में खड़ा किया। एडजॉर्नमेंट मोशन जो है सबमिट की थी, उसमें मैं भी एक मेंबर हूं। हमने एडजॉर्नमेंट मोशन की थी कि आज जो हाउस की कार्रवाई है उसको जो है उसको एडजॉर्न किया जाए, उसको जो है मौखर किया जाए और आज जो है वक्फ का जो कानून बना उस पर बहस हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी एडजॉर्नमेंट मोशन थी उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया और हमें जो है अपनी बात रखने का जो है मौका नहीं दिया गया। जो हम चाहते थे कि एक बहस हो, एक डिटेल्ड, एक कम्प्रिहेंसिव बहस हो और हम चाहते थे कि कम से कम हाउस के थ्रू जो है ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस जो है हम अपनी राय दें और अपनी नाराजगी का इजहार करें। ये हमारी पुरखों की, बुजुर्गों की विरासत है और ये मुसलमान का एक मजहबी मामला है, तो उसमें मुसलमानों की इन्वॉल्वमेंट के बिना, इंक्लूजन के बिना फैसले लेना या कानून पास करना कहीं ना कहीं वो मुदाखलत भी है और कहीं ना कहीं सारे मुस्लिम बरादरी के लोग इस पे नाराज भी है और नाला भी है, खुलकर उन्होंने मुखालफत की है। उधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन ने भी विधानसभा में वक्फ पर चर्चा की हिमायत की। नहीं, वो स्पीकर साहब को शायद नहीं मालूम है कि अभी वो पिटीशन एडमिट नहीं हुई है, सो टेक्निकली ये सब जुडिस नहीं है, वो ये कर सकते हैं, डिस्कशन ले सकते हैं। उसमें क्या है, इसीलिए तो है ये सदन, हमारा सदन जो है इसीलिए है, चर्चा की जाए, लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, लोगों की जो ओपिनियंस हैं, आप माने न माने वो अलग बात है, लेकिन बोलने पर तो कोई या अपनी राय जाहिर करने पर तो कोई बैन नहीं होनी चाहिए। आप जो बीजेपी के विधायकों का जो हंगामा है, आप उसको गलत ठहराते हैं? बिल्कुल गलत है, क्यों करेंगे वो, बिल्कुल गलत है। वक्फ संशोधन कानून पर विरोध की चिंगारी ने आग का रूप भी ले लिया।
मणिपुर के थौबल जिले में वक्फ कानून से गुस्साए उपद्रवियों ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष असगर अली के पूरे घर को ही आग के हवाले कर दिया। आग दिल्ली में भी लगी, जहां जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कांग्रेस और लेफ्ट समर्थक छात्रों ने कानून के विरोध में प्रदर्शन किया और वक्फ विधेयक की कॉपी को जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जम्मू कश्मीर में भी नए वक्फ कानून को लेकर के विरोध देखने को मिला और जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जमकर हंगामा भी हुआ। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। वहीं अब हम इस पर बात करेंगे कि आखिरकार संसद के दोनों सदनों से ये बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून बना, लेकिन अब इस बिल को लेकर के अलग राजनीतिक खेल तेज हो गया और अब सवाल ये खड़े हो गए कि क्या वक्फ संशोधन बिल की वजह से मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो गया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। वक्फ का नया कानून बनते ही अब इसे लेकर बंटवारा भी शुरू हो गया है और ये तस्वीरें इसकी बानगी हैं। ये तस्वीरें उसी शाहीन बाग की हैं जिस पर नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध के दौरान देश ही नहीं पूरे दुनिया भर की नजर पड़ी। लेकिन अब इसी शाहीन बाग में बड़ी संख्या में मुसलमान सड़क पर उतरे और वक्फ संशोधन कानून का समर्थन किया। न सिर्फ बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने वक्फ बिल का विरोध करने वालों को आड़े हाथों लिया, बल्कि ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी वक्फ संशोधन कानून का समर्थन किया। बोर्ड बनकर देश भर के मुसलमानों को जो मूर्ख बनाने का काम किया है, उनसे पैसे की उगाही की है, उस पैसे से आतंकवादियों को, दहशतगर्दों को बचाने का काम किया है और हमेशा देश के विरोध में काम किया है। चाहे देश में कांग्रेस की सरकार रही हो तब भी वो सरकार के खिलाफ थे, अब बीजेपी की सरकार है तब भी वो सरकार के खिलाफ है। आखिर ये किसके साथ है, ये किसके साथ बिके हुए हैं? मुस्लिम समुदाय की हालत दलितों से भी बदतर है। जब ये रिपोर्ट है तो उसको आप सच और सकारात्मक वर्तमान सरकार करे। अभी तक किसी सरकार ने मुसलमानों के हित के लिए और उनके एजुकेशन के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ वोट की राजनीति हुई है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर भी मुस्लिम संगठनों में बंटवारा हो गया है। एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कानून के खिलाफ देश भर में सड़कों पर बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है और लोगों से जुटने की अपील कर रहा है, तो दूसरी तरफ जमीयत उलेमाए हिंद सड़कों पर प्रदर्शन के खिलाफ है। उधर सदन में बिल का विरोध करने वाले विपक्ष में भी दो फाड़ नजर आने लगा है। संसद के दोनों सदनों में वक्फ बिल का विरोध करने वाली उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने साफ कर दिया है कि वक्फ के विरोध पर अब उसका रोल खत्म हो गया और अब वो इस कानून के खिलाफ आगे किसी लड़ाई में शामिल नहीं है। कल से कैंपेन यही शुरू हो रहा है कि इसमें हमारे लोग डोर टू डोर जाएंगे, मुलाकातें करेंगे, समझाएंगे लोगों को और छोटी छोटी मीटिंगें ऑर्गेनाइज करेंगे। हमारे पास कोई ताकत ऐसी नहीं है कि हम इसको सड़कों के ऊपर लेकर के आए, ना हम जमीयत उलमा हिंद इसको इस हैसियत से देखती है, लेकिन कानूनी एतबार से हमें कोर्ट का रुख करना चाहिए। हम आज कोर्ट के अंदर चले गए और मैं ये समझता हूँ कि कानूनी एतबार से सबसे पहले हम ही गए हैं। हमें जो स्टैंड लेना था हमने ले लिया है। अब हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, कोर्ट में कांग्रेस और कोई जा रहे तो जाने दो। हमने जो कहना था कह दिया और परसों भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हमारी भूमिका स्पष्ट की है। इस बीच वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं का सिलसिला लगातार जारी है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल आज सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए और वक्फ बिल पर तत्काल सुनवाई की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे साफ इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट में मामलों को लिस्टेड करने की एक व्यवस्था है और उसी हिसाब से वक्फ याचिकाओं पर भी सुनवाई की जाएगी। वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक 10 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। इनमें कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद की याचिका, AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की याचिका, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की याचिका, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की याचिका, MK स्टालिन की पार्टी DMK की याचिका, केरल जमीयतुल उलेमा की याचिका, प्रतिबंधित PFI के सहयोगी SDPI की याचिका, तैयब खान सलमानी की याचिका, अंजुम कादरी की याचिका और इंडिया मुस्लिम लीग की याचिका शामिल है। पूरी तरह असंवैधानिक है। संविधान की अनदेखी करके गवर्नमेंट ने बनाया है। जनता का ध्यान बेरोजगारी, महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर सबसे हटाने के लिए सब हुआ है, लेकिन न्यायालय में चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर देगा, मेरा भरोसा है। कहीं भी
संविधान का उल्लंघन नहीं है, संविधान के जो अनुच्छेद है उनका कोई उल्लंघन नहीं है और संसद को पूरी ताकत है बिल को अमेंड करने की, उसके तहत हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि वो न्याय के तराजू पे भी ये बिल जब तुलेगा तो सही दिशा पकड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। जिस तरह से वक्फ संशोधन कानून को लेकर मुस्लिम संगठनों से लेकर आम मुसलमानों और विपक्ष में विरोधाभास है, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या नागरिकता संशोधन कानून से लेकर ट्रिपल तलाक तक और आर्टिकल 370 से लेकर यूसीसी तक के वक्त जो नहीं हुआ उसकी शुरुआत अब वक्फ संशोधन कानून के बाद हो गई है। क्या वक्फ संशोधन कानून वर्षों पुराने उस पैटर्न पर सबसे बड़ी चोट है जिसमें बीजेपी के खिलाफ एकजुट वोट करने की परंपरा चल रही थी? और क्या हर चुनाव से पहले एकजुट होने की अपील और मोदी के खिलाफ एक मुश्त वोट करने वाले मुस्लिम समुदाय के वोटों में अब बंटवारा हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं बिहार के बेगूसराय में कन्हैया कुमार की नौकरी दो, पलायन रोको यात्रा में शामिल होकर राहुल गांधी ने नई बहस छेड़ दी है। राहुल गांधी की इस यात्रा से महागठबंधन की एकता पर असर जरूर पड़ सकता है अगर बीजेपी का दावा सही साबित होता है और राहुल गांधी की सक्रियता से आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे या फिर नेतृत्व को लेकर के तनाव बढ़ सकता है, जो महागठबंधन के लिए नुकसानदायक हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। बिहार के जनता से उन्हें विशेष लगाव है। राहुल गांधी बिहार में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। 3 महीने में तीसरी बार राहुल बिहार कांग्रेस की मजबूती के लिए मैदान में उतरे। राहुल गांधी के इन दौरों से बिहार कांग्रेस के नेताओं में एक नया जोश भर गया है। बिहार कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने कहा कि राहुल गांधी का बिहार की जनता से विशेष लगाव है और बिहार में उनका आना जाना आगे भी लगा रहेगा। राहुल गांधी जी देश के नेता हैं, टाइम टू टाइम हर प्रदेश में जाते रहते हैं और बिहार के जनता से उन्हें विशेष लगाव है, तो बिहार आना जाना उनका रहता है, रहेगा और आगे और बढ़ेगा। राहुल गांधी ने बेगूसराय में जारी कन्हैया कुमार की नौकरी दो, पलायन रोको पदयात्रा में हिस्सा लिया, जिस पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने तंज कसा और कहा कि सबसे ज्यादा पलायन तो कांग्रेस के साथ सत्ता में रहे लालू प्रसाद के कार्यकाल में हुआ। यहाँ सरकार थी आरजेडी और कांग्रेस की, सारे यहाँ से डॉक्टर चले गए, सारे यहाँ से जो इंडस्ट्री के लोग थे चले गए, बड़ी संख्या में स्टूडेंट यहाँ से चले गए, तो बताएंगे ना पलायन कब हुआ? नीतीश कुमार जी तो बहुत सारा काम करके जो पलायन हो रहा था वो स्लो डाउन हुआ। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी के बिहार दौरे से कोई असर पड़ने वाला नहीं, वो बिहार आए हैं, घूमें और जाएं। केरल से बिहार में उनके आने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। उनके पिताजी 85 में कह के गए थे कि पेट्रोकेमिकल्स बनाएंगे, 2 बार एमपी बने, कभी नहीं बनाए। और मोदी सरकार 25,000 करोड़ लगा करके वहाँ रिफाइनरी को बनाए, पेट्रोकेमिकल सब बन रहा है, फर्टिलाइजर बन रहा है, 17 गो पुल बना है, वो क्या देखने जाएंगे? आए, घूमे, जाएं। तो महागठबंधन में कांग्रेस की सहयोगी दल आरजेडी राहुल की यात्रा पर हो रही सियासत को एनडीए की छटपटाहट बताया है। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि एनडीए राहुल और तेजस्वी यादव की जोड़ी से घबरा गया है। नहीं है, श्री राहुल गांधी जी भी बिहार चुनाव में अपनी पार्टी के लिए अपने पार्टी के कार्यक्रम में आ रहे हैं। विरोधियों को बेचैनी हो रही है। श्री राहुल गांधी जी श्री तेजस्वी यादव जी की जोड़ी से हमारे विरोधी एनडीए का पूरा कुनबा घबराया हुआ है। चुनावी साल में राहुल के बिहार दौरे पर सियासत उबाल मार रही है। अपनी यात्रा के जरिए राहुल गांधी सियासी हवा का रुख महागठबंधन और खासकर कांग्रेस के पक्ष में करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर एनडीए का दावा है कि उनकी ये कोशिश बेकार जाने वाली है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं सोमवार को भारतीय शेयर मार्केट समेत दुनिया भर के शेयर मार्केट में हाहाकार मच गया। सेंसेक्स सुबह खुलते ही 3000 अंक से ज्यादा गिरा है। उधर निफ्टी में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। मार्केट में यह गिरावट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बढ़ाए जाने के कारण बताई जा रही है। यह खास रिपोर्ट देखिए।
भारत में 19 लाख करोड़ स्वाहा, खुलते ही 3000 अंक से ज्यादा गिरा सेंसेक्स। दुनिया के शेयर मार्केट में हाहाकार। निवेशकों के 19 लाख करोड़ स्वाहा हो, सेंसेक्स खुलते ही 3000 अंक गिरा, जिससे देश दुनिया भर में हाहाकार मच गई। भारतीय शेयर मार्केट में सोमवार को बड़ी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स सुबह खुलते ही 3000 अंक से ज्यादा गिर गया। वहीं निफ्टी में भी बड़ी गिरावट आई। इसके अलावा सोमवार को एशियाई बाजार भी धड़ाम हो गए। मार्केट में ये गिरावट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के कारण आई है। टैरिफ के कारण चीन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी सामान पर टैरिफ लगा दिया। इससे दुनिया में ट्रेड वॉर बढ़ गया है। बहुत भारी गिरावट है और जो ट्रंप ने अनाउंस किया है बहुत सारे देशों के ऊपर जो टैरिफ लगा दिया है, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, और चाइना ने भी रिटेलिएट किया है। चाइना ने भी 34% जो टैरिफ है वो घोषित कर दिया है, जिससे कि एक बहुत बड़ी जो सेलिंग है वो सभी एशियन मार्केट्स में और पूरे विश्व में ही एक सेलिंग का माहौल बना हुआ है। और ये खास करके मैं ये कहूंगा कि भारत के लिए एक चुनौती भी है, एक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि भारत से ज्यादा बहुत सारे देशों के ऊपर जो टैरिफ लगाया गया है, लगभग 20 देश ऐसे हैं जो भारत से ज्यादा पीड़ित हैं, जिनके ऊपर भारत से भी ज्यादा टैरिफ लगाया है। जैसे हमारे ऊपर 26% लगाया गया तो उनके ऊपर 26% से भी ज्यादा है। तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी बनती है, लेकिन एक पैनिक सेलिंग है। इस टाइम पे माहौल ऐसा है कि सब लोग देख रहे हैं कि काफी ज्यादा भारी इम्पैक्ट होगा। भारत के अलावा दूसरे एशियाई बाजारों में भी भारी गिरावट आई है। मंदी की आशंका से हांगकांग और चीन के शेयर बाजारों में भी गिरावट देखी गई। हांगकांग का हैंग सेंग बाजार खुलते ही 10% से अधिक लुढ़क गया, जो 2008 के आर्थिक संकट के बाद एक दिन में आई सबसे बड़ी गिरावट है। चीन के CSI 300 ब्लू चिप इंडेक्स में भी 5% से अधिक की गिरावट आई। चीन की करेंसी युआन भी जनवरी के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गई। इससे पहले बीते शुक्रवार को भी शेयर मार्केट गिरावट के साथ बंद हुआ था। शुक्रवार को सेंसेक्स 930 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं निफ्टी 345 अंक लुढ़क कर 22,904 पर बंद हुआ था। जानकारों के मुताबिक इस अचानक गिरावट के कई कारण हैं। इनमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय हैं और कुछ घरेलू। अमेरिका के टैरिफ के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड वॉर का डर फिर से बढ़ गया है। अमेरिका के बाजार में कमजोरी है और यूएस स्टॉक फ्यूचर्स भी गिर रहे हैं। इन सब वजहों से निवेशकों में डर का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। 4 अप्रैल वो दिन था जब हमने शुद्ध भारतीय कल्चर वाले सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर को खो दिया। हरि कृष्ण गोस्वामी को फिल्मी दुनिया ने मनोज कुमार के नाम से जाना। देखिए मनोज कुमार पर न्यूज़ 18 के मैनेजिंग एडिटर अमिश देवगन की एक खास रिपोर्ट। अप्रैल का वो दिन था जब हमने शुद्ध भारतीय कल्चर वाले सिनेमा के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर को खो दिया। हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी को फिल्मी दुनिया ने मनोज कुमार के नाम से जाना और पहचाना, लेकिन फिल्मों के जरिए जिस तरह उन्होंने पूरी दुनिया में भारत के हस्ताक्षर किए, उससे उन्हें नया नाम भरत कुमार मिल गया। भारत कुमार। मनोज कुमार का निधन भारतीय सिनेमा से एक ऐसे फिल्मकार का जाना है जिसने उस दौर में भारतीय होने पर गर्व कराया जब भारत गरीबी, युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता वाले दौर से गुजर रहा था। यानी कहे तो उर्दू वुड और लेफ्टिस्ट का भरपूर कब्जा होता था। तब मनोज कुमार ने पूरब और पश्चिम के जरिए भारत की महान विरासत का दर्शन दुनिया को कराया। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। यही मेरा भारत है, यही हमारी विरासत है, यही भारत की हैसियत है और यही भारत की हिम्मत भी है। और यही हिम्मत मनोज कुमार ने अपनी फिल्मों के जरिए दिखाई। फिल्मों में मनोज कुमार की यूएसपी देशभक्ति, नैतिकता और भारतीय जीवन के मूल्य रहे। फिल्म शहीद में भगत सिंह बने, पूरब और पश्चिम में भारतीय संस्कृति और आधुनिकता के संघर्ष को दिखाया। उपकार में किसान और सैनिक के दोहरे रोल से देश की आत्मा को छुआ और क्रांति में आजादी के लिए लड़ते हुए उस नायक को जिया जो सिर्फ फिल्मी नहीं बल्कि वैचारिक भी था। और फिर आई रोटी कपड़ा और मकान, एक ऐसी फिल्म जिसने भारत की सामाजिक आर्थिक तकलीफों को पर्दे पे उतारा। यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थी, एक सामाजिक दस्तावेज थी। व्यूअर्स, मनोज कुमार के एक एक अल्फाज में सिर्फ और सिर्फ भारत यानी भारत की मिट्टी की बात थी। कमर्शियल सिनेमा की अंधी दौड़ में मनोज कुमार ने एक के बाद एक ऐसी फिल्में बनाई जो सुपरहिट रही, जिसमें ना सिर्फ भारत की बात थी बल्कि सोशल मैजिस्ट्रेस भी थे।
खास बात यह है कि मनोज कुमार का जो मुखर अंदाज सिनेमा के पर्दे पर दिखता था, उसी मुखरता के साथ उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को भी जिया। वो दौर 1975 का था जब देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। उस दौर में मनोज कुमार ने उस फैसले की खुलकर आलोचना की। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि जिसने भी उस दौर में इंदिरा गांधी के फैसलों की आलोचना की, उसे अंजाम भुगतने पड़े, बड़े अंजाम भुगतने पड़े। मनोज कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था व्यूअर्स। उनकी फिल्म शोर की रिलीज से पहले ही दूरदर्शन पर टेलीकास्ट कर दिया गया था। इसके बाद इस फिल्म को बैन कर दिया गया, लेकिन मनोज कुमार झुके नहीं। उन्होंने सत्ता की हनक के सामने सिर नहीं झुकाया। उन्होंने इंदिरा गांधी के फैसले के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इंदिरा गांधी की सरकार को हराकर ही दम दिया। वो सिनेमा का शायद सबसे रियलिस्टिक दौर में से एक हम कह सकते हैं, क्योंकि उस दौर में भी मनोज कुमार जैसे लोग थे जहां शब्दों के मायने थे, जहां उनका वजन सिक्कों के वजन से बहुत बहुत ज्यादा था। इसलिए आज ना कोई भरत कपूर है, ना कोई भारत खान है और ना ही कोई भारत जौहर है। और शायद इसलिए उनकी विदाई के वक्त भी वहां ना कोई खान दिखा, ना कपूर, ना सिंह और ना कोई जौहर। लेकिन इससे मनोज कुमार की लकीर छोटी नहीं होती है, क्योंकि मनोज कुमार भारतीय सिनेमा का वो मेगा स्टार था जिन्होंने एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन, एडिटिंग, प्रोडक्शन सब किया। लेकिन मनोज कुमार ने अपने किरदार को जिया। मनोज कुमार की एक एक फिल्म जोरदार थी, एक एक फिल्म जोरदार थी, चाहे वो रोमांटिक गाने हो, चाहे वो फिल्मों की बात हो। तो चलिए इसी के साथ ही न्यूज़ 18 प्राइम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।